चर्चा एक खास स्पॉन्सर्ड बाय नई टीवीएस रेडियो स्टार्टिंग एट 59,900। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम बात करेंगे यूपी बजट की। जी हां, यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज सदन में बजट पेश किया है। यूपी के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। उम्मीद यही थी कि योगी सरकार का बजट विकास और रोजगार इन दोनों को लेकर रहेगा। महिला, युवा, किसान, हर पक्ष का जो ध्यान रखा गया है, योजनाओं का बड़ा एक अंबार दिया गया है, ऐसा नजर भी आ रहा है। लेकिन आज बात करेंगे मातृशक्ति को लेकर और योगी सरकार का जो अब बजट है उसमें महिलाओं के उत्थान के लिए खास फोकस किया गया है और उसी पर हम आज की चर्चा को करेंगे कि ये अपने आप में एक नई पहल है, कैसे देखते हैं और वास्तव में जब ये धरातल पर आएगा तब इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा। उससे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने इस कार्यकाल के जिस आखिरी बजट को पेश किया है वो अब तक के यूपी इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। राज्य सरकार ने करीब 5.5 लाख करोड़ के भारी भरकम बजट से योजनाओं का पिटारा खोला है। योगी सरकार ने युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, छोटे कारोबारियों सबको संतुष्ट करने की कोशिश की है। बजट के प्रावधान सरकार की सोच को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि वो हर वर्ग के विकास में राज्य का विकास देख रही है। साथ ही नारी शक्ति के उत्थान और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नारी शक्ति के आर्थिक पक्ष के साथ साथ नारी सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए भी हर तरह से सोचा गया है। योगी सरकार ने इस सोच के साथ कि राज्य में नारी शक्ति को स्वावलंबी बनाया जाए और राज्य की तमाम योजनाओं में उसकी भागीदारी हो तो राज्य का उत्थान होगा। महिलाओं के संदर्भ में देखें तो राज्य के जरिए लाई जा रही 2 योजनाओं का ऐलान महत्वपूर्ण है। इसके तहत 100 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना और 200 करोड़ की महिला सामर्थ्य योजना का ऐलान किया गया है। एक तरह से यूपी सरकार ने महिलाओं के हित में अपना खजाना खोल दिया है। खासकर महिला सामर्थ्य योजना का लाभ राज्य की दुग्ध उत्पादक महिलाओं की आजीविका को बढ़ाने में सहायक होगा। इसी तरह मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल और परिष्कृत कर लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। महिला शक्ति केंद्रों के स्थापना के लिए 32 करोड़ रुपए का बजट है। राज्य सरकार की पहल कई तरह से देखी जा सकती है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को देखा जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार ने 320 करोड़ रुपए का प्रावधान लेकर आई है। पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की बेटियों की शादी अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था एक अच्छी पहल है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की बेटियों की शादी के लिए भी आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई है। सरकार की कृषि योजना को लेकर जिन बातों में फोकस है उनमें महिलाओं की आर्थिकी को बेहतर करने का प्रयास है। इसी तरह महिला श्रमिकों पर भी ध्यान दिया गया है। महिला श्रमिकों की बराबरी को दिहाड़ी दिलाने के लिए सलाहकार कमेटी अस्तित्व में आ रही है। महिलाओं के लिए योजनाओं की सौगात कई तरह से है। उनकी सुरक्षा के लिए भी पूरी पहल की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शबनम पांडे जी हैं जो प्रवक्ता है बीजेपी की। हमारे साथ सुची विश्वास है, प्रवक्ता है कांग्रेस। और हमारे साथ पारुल सिंह है, समाज सेवी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सुची विश्वास जी आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि बजट आया है आज और इसमें बहुत सारी चीजें सामने आई है। खासकर महिलाओं को लेकर अब की बार खास फोकस दिखा है। ऐसे में क्योंकि विपक्ष भी बहुत अहम होता है खासकर सारी चीजों में बताने के लिए और आईना दिखाने के लिए, तो आज जो बजट आया है उसके अंदर अगर हम महिलाओं के उत्थान की बात करें तो आपको क्या लगता है, कैसे आप देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमेशा की तरह जुमलों पर आधारित बजट है और इसमें ठगी के तमाम सारे प्रावधान हैं। जहां तक आपने चीजें गिनाई, कृषक संवर्धित आयोग की एक भी मीटिंग आज तक नहीं हुई है कृषकों के उत्थान की बात के आधार पर। अभी पुराना 8,000 करोड़ का गन्ने का बकाया था जो अब लगभग 10,000 करोड़ हो रहा है और सीमाओं पर जो किसान बैठे हैं वो पता है। तो जो आज कम से कम महिलाओं की बात कर लें, ये कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर थोड़ा सा महिलाओं पर भी फोकस कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि गन्ना किसान की बात, किसानों की बात और जो सारी चीजें हैं, क्राइम की बात बहुत सारी जगह चल रही है और पिछले 2-3 महीनों से लगातार हर कोई उसे देख रहा है। आज खासकर ये देख लेते हैं कि वास्तव में जो महिलाओं की बात है वो होनी चाहिए और उसके अंदर कमियां क्या हैं, क्या आपको लगता है, उस पर आज बात करेंगे। जी
बिल्कुल, किसान और नौजवान जो है देश का आधार है, लेकिन आपने बात महिलाओं की है तो मैं आपकी दिखाई गई रिपोर्ट की आखिरी लाइन को ले लेती हूँ। महिला श्रमिकों की दिहाड़ी की आपने बात करी। अभी आपको याद होगा 6 महीने पहले सोनभद्र की खदानों में काम करने वाली जो आपने दिहाड़ी की सिर्फ बात करी है, मगर उनके शोषण से जुड़ी रिपोर्ट आई थी कि कैसे ठेकेदार उन्हीं का वेतन देने के लिए शोषण करते हैं, और उस समय भी सरकार ने कोई जवाबदेही नहीं करी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सुंदर सुंदर नाम रखने से, या मैं उदाहरण इसीलिए मैंने आपने बात कन्या पर मोड़ दी, महिला पर मोड़ दी, लेकिन आप देखिए पशुओं के लिए सरकार ने बजट दिया है, ऊंट के मुंह में जीरा है जो गाय के लिए बजट दिया गया है। हकीकत क्या है ललितपुर में, मैनपुरी में गायों की मौत के बारे में आप बिल्कुल वाकिफ हैं। तो ये सुंदर सुंदर नाम रखने से, फला योजना, ये योजना, ना उज्ज्वला रखने से उज्जवल होने वाला है, ना सुकन्या रखने से। जब सरकार की मंशा स्पष्ट होगी, वो चाहे हाथरस की बेटी हो, चाहे वो बुलंदशहर का मामला हो, चाहे वो ताजा तरीन झांसी का मामला हो, या फिर उन्नाव का, तो सरकार की नीयत और नीति, जो तबीयत और तरबियत है, उस पर संदेहास्पद है। तो ये अब तक का आखिरी बजट है उनका, योगी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट है, अब तक का बहुत बड़ा बजट है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन सरकार जितने वायदों के साथ आई थी और पिछले 4 वर्षों की जो हम उनकी परिपाटी को देख रहे हैं, तो उससे ये संदेह उत्पन्न होता है कि जो घोषणाएं आज हुई हैं उन्हें मूर्त रूप पहुंचाने में सरकार कितना सक्षम होगी। तो विपक्ष के नाते मैं ये समझती हूँ कि पिछले कार्यकाल और पिछले बजट और उसके निस्तारण को देखते हुए मुझे इस बात पर संशय है कि सरकार की मंशा आधी आबादी को लेकर स्पष्ट है, या उसकी योजनाओं में कुछ ऐसा नयापन है, या उसका कोई क्रियान्वयन होना है, इस पर मुझे संदेह है। चलिए, आपका संदेह तो अपनी जगह है, लेकिन हमारे साथ पारुल भी हैं, पारुल सिंह भी हैं। पारुल, अगर आप देखें लगातार 2-3 चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं, और लगातार बहुत दिनों से ये भी चल रहा था कि जिस तरह से योगी जी लड़कियों को लेकर या महिलाओं को लेकर या मातृशक्ति को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर छेड़खानी की घटनाओं को लेकर उन्होंने सख्त संदेश दिए हो या पोस्टर लगवाने की बात की हो, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें लगातार आती रही। ऐसे में जब बजट आया तो उसके अंदर 2-3 चीजें बड़ी अहम है। अगर आप देखें तो एक 1200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की है कन्या सुमंगला योजना, अपने आप में बड़ी खास है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आई हैं। देखें तो महिला शक्ति केंद्रों की, तो आज जो महिलाओं की बात हो रही है, कितना आवश्यक है और कितना जरूरी आप मानती हैं कि वास्तव में सरकारें किसी की भी हो, यहाँ बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये बात नहीं है। बात यह है कि महिलाओं का उत्थान कैसे हो। अगर इस पर काम होता है तो उस पर वो कार्य धरातल पर हो जाए, उस पर बात होनी चाहिए, ना कि बात इस बात की हो कि ये योजना चलेगी नहीं। जब आप ही कह देंगे नहीं चलेगी तो फिर तो वो योजना चलेगी भी नहीं। जी पारुल जी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं मोदी जी और वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहूंगी, जो कि पेपरलेस बजट इन्होंने बनाया है और बहुत ही अच्छा बजट फीमेल्स के लिए इन्होंने किया है। जैसे आपने खुद ही बोला, सुकन्या वाला योजना, सुमंगल योजना प्लस 32 करोड़ का जो सेंटर्स बनेंगे, केंद्र बनेंगे उनकी सेफ्टीज को लेके फीमेल के लिए, वो बहुत अच्छी चीजें उन्होंने कुछ लॉन्च की हैं। श्रमिक के लिए किया है, लड़कियों की शादी के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए बहुत बजट में इन्होंने स्कोप रखे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बजट दिया है। अब इस पे मोदी जी सब कुछ, योगी जी सब जानते हैं कि काफी स्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके ऊपर मेन व्यू अब ये आएगा, राइट। अभी अगर हम शुरुआत में ही किसी को इतना डिमोरलाइज कर देंगे कि ये बजट गंदा है या खाली नाम अच्छा है या कुछ, तो ऐसे नहीं चलेगा। आज आपने एक लेडीज के लिए, एक फीमेल के लिए एक डिबेट है, तो मैं यही अनुरोध करूंगी कि सब लोग इसी पे केंद्रित रहें। नहीं, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और बहुत सारी चीजें पारुल जी लगातार बताते भी रहते हैं। हमारे साथ मीनाक्षी त्यागी भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मीनाक्षी जी, उत्तर प्रदेश का बजट आया है, बजट को लेकर तो बहुत सारे लोग कल बात भी करेंगे, आज भी कर रहे होंगे, लेकिन बजट के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिससे हम आज सबके सामने रख रहे हैं। खासकर जो बजट आया है इसमें महिलाओं की भागीदारी दिखी है और कहीं ना कहीं महिलाओं का फोकस दिख रहा है, और ये बात उत्तर प्रदेश में लगातार आप देखेंगे पिछले कई वर्षों से दिखी भी है। ऐसे में महिलाओं के प्रति जो बजट के अंदर कुछ भी जो व्यवस्था की गई है, हम कह रहे हैं चाहे वो ज्यादा है या कम है, लेकिन अगर हुई है तो उसे आप कैसे देखते हैं और कितनी जरूरी है आज इस तरीके की योजनाओं को लेकर आना, और खासकर महिलाओं के लिए? जिस तरह से योगी जी ने अपने 21वीं सदी का जो युग है, एक्चुअली ये नारी प्रगति का युग है, और इसमें योगी जी ने मिशन शक्ति शुरुआत करके और इस तरह की योजनाएं की शुरुआत करके महिलाओं
को बहुत ज्यादा जो है आत्मबल दिया है। और ये जो योगी जी का जो बजट है ये बहुत अच्छा है। लेकिन फिर वही बात है कि हम सब लोग एक दूसरे के कह रहे हैं कि ये बजट अच्छा नहीं है या ये अच्छा है, लेकिन मैं जो देखती हूँ वो ये है कि इस बजट को अगर हम धरातल पर नहीं लेके आए, बिकॉज जो ये बात 200 करोड़ जो है महिला सामर्थ्य योजना पर जो खर्च कर रही है सरकार, लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको इसकी जानकारी ही नहीं है कि इसका कैसे उपयोग करना है। तो हम लोगों को सबसे पहले धरातल पर आकर के महिलाओं को बताना है उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, कि जो सरकार उनके ऊपर ये बजट जो दिया है उसको किस तरह से इसको उनको यूज में लाना है। तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जागरूक करना है, बताना है कि उनके क्या अधिकार हैं। और मैं बस यही कहना चाहूंगी। मीनाक्षी जी, एक और बात है कि ये सबसे अहम बात तो आपने बहुत अच्छा ही एक बात कही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात जाए कि जो बजट आया है वो आपके लिए और इसकी कैसे आप तक पहुंच सकता है, कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, ये एक अहम सवाल है और इस पर काम होना भी चाहिए। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है कि ये ज्यादा से ज्यादा जगह जाए? खासकर अगर हम देखें विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है और आप जैसी संस्थाओं की भी बनती है, तो फिर कमी कहां रहती है? क्यों जो योजनाएं महिलाओं के लिए आती हैं वो धरातल पर उस तरीके से दिखती नहीं है जैसे दिखनी चाहिए? देखिए, सरकार की तरफ से हमेशा जो है जब भी कोई बजट आता है या जो भी योजनाएं आती हैं वो न्यूज़पेपर के थ्रू या मीडिया के थ्रू जो है स्प्रेड की जाती हैं। लेकिन बिल्कुल सही बोला कि इसमें हम लोगों का, समाज का और विपक्षी लोगों का भी पूरा उतना ही योगदान है जितना कि सरकार का। बिकॉज क्या है कि जो अशिक्षित नारी हैं उनके अलावा भी जो शिक्षित महिलाएं हैं उनको भी ये नहीं मालूम है कि सरकार उनके लिए क्या क्या योजनाएं ला रही हैं। तो उसके लिए सरकार के साथ साथ हम समाज सेवियों का, संस्थाओं का, सबका योगदान होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इस जो बजट है इसका लाभ महिलाएं उठा पाएं। बिल्कुल, और सभी की जिम्मेदारी भी बनती है कि कुछ ना कुछ ऐसा करें जो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसका लाभ ले सके। और किसी की भी योजनाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार की हैं या वो राज्य सरकारों की। हमारे साथ डॉक्टर दिव्या तंवर भी है, डायरेक्टर है संस्कृत विश्वविद्यालय की। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दिव्या जी। डॉक्टर दिव्या, आज बजट आया है उत्तर प्रदेश का। अभी तक बहुत सारी चीजें आप देखती आ रही थी। आज इस बजट के अंदर कुछ चीजें, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक अभ्युदय योजना शुरू हुई, उसके अंदर भी ऐसा कहा जा रहा है कि जो हमारी बेटियां हैं जो वास्तव में सक्षम नहीं थी फैमिलीज, उनको लाभ मिलेगा, उसमें युवाओं को भी बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन आज बजट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें, तो लगातार उत्तर प्रदेश में योगी जी को ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को फोकस करके कुछ ना कुछ चीजें करी जानी चाहिए। तो ऐसा लगता क्यों है? और जब हो रहा है तो उस पर भी सवाल, कहां तक जायज है वो सवाल? जी देखिए, अभी भी जैसे अगर कहा जाए इस बारे में कि यूपी सरकार का पहले से जब से जैसे बोला जाए स्टार्टिंग से ही उनका ध्यान नारी सशक्तिकरण पे था, नारी एम्पावरमेंट पे था। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो एक अच्छा खासा अमाउंट इन्होंने उसके लिए डाला है, आवासीय योजना पर डाला है जहां पे बच्चे पढ़ सके, जिनका श्रमिकों के बच्चे पढ़ सके। तो यानी कि स्टार्टिंग से हर एक वर्ग पे ध्यान है, उस औरतों पे ध्यान है कि स्टार्टिंग से पढ़े वो बच्चे, और रोजगार पे भी ध्यान है। तो कुछ कुछ चीजों पे अगर हम ध्यान दें तो ये काफी हद तक अच्छा है। मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये कहीं ना शायद मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम इसको धरातल पे ला पाएंगे। मैं काफी पॉजिटिव हूँ उसको लेकर। ये बिल्कुल पॉजिटिव लेते हैं। और एक तो आप ही के यहाँ का एक और आया है कि आपके यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय जितने भी हैं वहां छात्रावास फ्री करने की भी बात की गई है, उसे लेकर भी आप क्या कहना चाहेंगे? जी 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 जी, गुरुकुल और छात्रावास की एक योजना है। हाँ जी, गुरुकुल और छात्रावास की इन्होंने योजना का स्टार्ट किया है। और मैं कह रही हूँ ना, हर एक वर्ग का इन्होंने ध्यान दिया है। अगर मैं बच्चों की बातें करूं कि बच्चों के ऊपर ध्यान दिया, श्रमिकों के बच्चों पे ध्यान दिया और छात्रावास पे ध्यान दिया, मेडिकल कॉलेजेस पे ध्यान दिया, तो पढ़ाई के ऊपर इसका काफी ध्यान है। तो ये जी मतलब आपको लगता है कि इससे महिलाओं का जो सशक्तिकरण जिसकी बात होती है या महिला शक्ति मिशन, उसे कहीं ना कहीं बल मिलेगा और इससे महिलाएं आगे निकल कर आएंगी? डॉक्टर दिव्या जी, बल मिलेगा और उनको एक, जैसे कहते हैं ना कि एक नींव की, अच्छी नींव की शुरुआत है।
अच्छी नींव की शुरुआत है। इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत बाद की बात आती है कि अगर हम रोजगार की बात करें, एक अच्छी पढ़ाई बहुत जरूरी है और अच्छी पढ़ाई उन बच्चों के लिए जो एक अच्छा खासा एक योगदान है कि अच्छा खासा एक जी पढ़ाई के अंदर अगर बच्चों को स्टार्टिंग से ही हम लोग इस बात का ध्यान दें तो वो आगे चल के कुछ ना कुछ हमारी अर्थव्यवस्था में हमारे सामाजिक उस पर ध्यान देंगे। नहीं, बिल्कुल देना भी चाहिए। शबनम पांडे जी, आप तो प्रवक्ता भी हैं और महिला भी हैं। आज खासकर मैं यही आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि महिलाओं के मुद्दों पर ही बात हो, क्योंकि और जितने भी मुद्दे हैं वो बहुत सारे लोग उठा भी रहे हैं और उन पर बड़ी बड़ी डिबेट्स भी चल रही हैं, लेकिन हमारा कुछ थोड़ा सा अलग है। हम चाह रहे हैं कि जरा बात महिलाओं की हो जाए, क्योंकि पारुल ने भी एक अपील की है सभी से, तो थोड़ा सा उसमें भी हम देखेंगे। शबनम जी, आज आवश्यकता पड़ती है, आज भी 21वीं सदी की हम बात करते हैं कि महिला सुरक्षा की, उसके ऊपर बहुत भारी भरकम बजट भी आता है, बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन जब हम बात करते हैं महिला स्किल डेवलपमेंट की, कि महिलाओं को किसी तरीके से उतना सक्षम कर दिया जाए कि वो सुरक्षा वाली जो चीजें हैं ना वो बहुत दूर रह जाए, उसके बाद भी उस पर काम होता नहीं दिखता। लेकिन जिस तरह से अब बजट आने शुरू हुए, उसमें महिलाओं को केंद्र में रख के उस तरीके के बजट बनाए जा रहे हैं, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और आज भी महिलाओं की जो सुरक्षा है वो आज भी लगातार आप देखेंगे उस पर लगातार सवाल भी रहे हैं, और महिला सुरक्षाओं को लेकर हमेशा सरकारें किसी की भी रही हो, आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे हैं, और कुछ बातें सुरुचि जी ने भी बोली है, सुचि विश्वास ने भी, उन पर भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए प्रविंद जी, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि आज बजट पे तमाम चर्चा चलती रही, मैं तमाम चैनल पे गई, लेकिन आपके चैनल ने महिलाओं को लेकर बजट पर चर्चा रखी है। ये बहुत सौभाग्य की बात है और मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं चाहे कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगे, मैं महिला इश्यू पे ही अडिग रहूंगी। सबसे पहले हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार महिला की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वावलंबन इसके लिए संकल्पित है, और इस बजट में आपको पूरी तरीके से हमारा संकल्प दिखेगा, और पिछले 4-4.5 साल सरकार ने जो महिलाओं के लिए किया वो भी आपको दिखेगा। आज उत्तर प्रदेश में करीबन 15 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसमें कि महिलाएं और वयस्क महिलाओं की तादाद इसमें कई ज्यादा है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए आप। जी हेलो जी, आ रही है, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जी हेलो शबनम जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए। मुझे आवाज नहीं आ रही है, कुछ डिस्टर्ब। आप बोलिए। महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बना चुकी हैं, और इसमें बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं और बहुत सी महिलाएं पढ़ी लिखी भी हैं। तो सभी तबके के गरीब मध्यम वर्ग सभी वर्ग की महिलाएं भी इसमें हैं। और इस जो महिला सामर्थ्य योजना, जिसमें कि सरकार ने बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया है, ये कहीं ना कहीं उन सभी महिलाओं को सशक्त करेगी, स्वावलंबन की तरफ ले जाएगी, स्वरोजगार देगी, जिससे कि वो समाज के लिए कहीं उदाहरण भी बनेंगे, और राज्य के आर्थिक जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से होगा। दूसरा है जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, जिसमें कि 15,000 को अलग अलग चरणों में बच्चियों के, बालिकाओं की शिक्षा के लिए सरकार करती है। इस योजना को बहुत सफलतम तरीके से धरातल पर भी उतारा जा चुका, और इससे गरीब तबके की तमाम बच्चियों को शिक्षा प्राप्त हुआ है, और एक समाज का रवैया भी बदला है कि बहुत से लोग सोचते थे बच्ची के जन्म होने पर कि अब हम इसकी शादी कर दें, शिक्षा की तरफ नहीं ले जाते थे, पर जब सरकार पूरे शिक्षा भरण पोषण का खर्च लेती है तो वो गरीब परिवार भी बच्चियों को सशक्त करते हैं। इसी तरीके से सुपोषण योजना जो है, इस एक कुपोषण का जो है हमारे पूरे देश में देखा जाए
ये एक बहुत बड़ा मामला रहा, और खासकर फीमेल चाइल्ड को लेके, क्योंकि एक घर में संस्कृति बनी हुई थी कि अगर कुछ खाना अच्छा बना है तो लड़कों को खिला दिया जाए, लड़कियों को कहीं उपेक्षित रखा जाता था। पर हमारी सरकार ने बालिकाओं के स्वास्थ्य पर विशेषकर ध्यान दिया है, और आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने बच्चों को सुपोषण के लिए जो एक योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू किया, इसमें 100 करोड़ का प्रावधान किया है। 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी में या वो स्कूल जाए, जहां भी रहें, उनको सुपोषण देने का, और 11 से 14 साल की जो नाबालिग बच्चियां होती हैं, कुपोषित अगर हैं, तो चाहे वो स्कूल जाती हो या ना जाती हो, उनको भी सुपोषण देने का है। अब निराश्रित महिला पेंशन, महिलाओं को देखिए बचपन से लेके पोषण का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। अब आप देखिए निराश्रित अगर कोई महिला है तो 500 रुपए पर मंथ उनको पेंशन भी देने का किया है। और अगर देखा जाए, देखिए क्राइम पे अक्सर आवाज उठती है, पर एनसीआरबी का रिपोर्ट मैं आपको बताती हूँ महिलाओं के लिए, कि एनसीआरबी का रिपोर्ट बताता है कि पर लैख पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश में ग्राफ काफी डाउन गया, और उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में क्राइम है पर लैख पॉपुलेशन। और ये वजह इसलिए है क्योंकि हमने मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रम चलाए, हमने महिला सशक्तिकरण के लिए महिला शक्ति केंद्र का इस बार प्रावधान किया गया, जिसमें 32 करोड़ दिया गया है। तो आप देखिए कि जब से हमारी सरकार आई है, महिलाओं की सुरक्षा पर चलिए, वो तो होना भी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी भी है शबनम पांडे जी, और लगातार महिलाओं के ऊपर कार्य होने भी चाहिए। सूची विश्वास, अगर आप देखें, एक बहुत बड़ा सवाल सूची हमेशा रहा है। सूची, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है, बताइए जी। सूची, लगातार एक बात हमेशा सबको अखरती भी रही है, खटकती भी रही है। बहुत सारी बार ये हुआ है कि राजनीति में जो महिलाओं की भागीदारी है, उसे लेकर बहुत बातें तो होती हैं, लेकिन वो बातें केवल निचले लेवल पर ही हो जाती है। उसको लेकर आप क्या सोचती हैं कि कहीं ना कहीं एक बजट कोई ऐसा भी आना चाहिए कि जो राजनीतिक भागीदारी है वो महिलाओं की बढ़े, तो शायद उस तरीके की घटनाएं जो आज भी देखने में आती है, सरकारें कोई भी हो, क्योंकि जो क्राइम मानसिकता के लोग हैं, जिनको अपराध करना ही है, उनके ऊपर कोई सरकार भी अंकुश नहीं लगा सकती, डर पैदा कर सकती है। तो अगर राजनीतिक भागीदारी ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं अधिकारी, जो महिला अधिकारी है, उसकी जिम्मेदारी अच्छे से तय होगी, और शायद वो बहुत ज्यादा चीजों को समझ पाए और कुछ उनके लिए और अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आ सके। जी, न केवल राजनीतिक भागीदारी बल्कि सामाजिक भागीदारी में ही महिलाओं को प्राथमिकता मिल नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमयन्ते। और हकीकत की अगर हम बात करें तो सरकार का रुख एकदम विरोधाभासी है। और न केवल देश, अगर हम दुनिया की बातें करें तो जहां जहां के हुक्मरान महिलाएं हैं वहां महिलाओं की स्थिति कंपैरेटिवली बेहतर है। अगर हम पुलिस विभाग की बात करें, क्योंकि हमने लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं के अपराध से जुड़े बात को बीच में उठाया, तो आप पाएंगे कि चाहे वो चौकियों में हो, चाहे थानों में हो, चाहे आईपीएस लेवल पर हो, प्रमुख नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में महिलाओं को उनकी डिजायर्ड पोजीशन नहीं मिलती। ये मतलब अफसोस की बात है, लेकिन जेंडर इनइक्वलिटी या जेंडर बाइसनेस या और तमाम सारी कुरीतियों से समाज घिरा है। लेकिन जो महिलाएं प्रतिष्ठित भी हैं, उनके लिए भी अपने सफर को तय करना मुश्किल है, क्या समाज में, क्या राजनीति में, क्या अन्य हिस्सों में। तो सरकार को चाहिए कि वो सिर्फ नारी को पूज्यन्ते और देवता रमयन्ते से उठाते हुए उसको डिसीजन मेकिंग और पॉलिसीज में शामिल करे। चाहे वो पुलिस विभाग की महिलाएं हैं, उनको जिम्मेदारियां दे, उनको आगे लाए। तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी एसपी, डीएम, एसएसपी इन पदों पर महिलाओं को अगर फ्री भी हो, उन्हें याद होगा आपको वो राधा मोहन वाला गोरखपुर का मैटर, जिसमें उन्होंने डांट दिया था महिला सीओ को, काफी वो उनके टीयर्स उनके वायरल हुए। तो एक फ्रेजाइल, एक डेलिकेट इमेज लेडीज के साथ जोड़ दी जाती है और ऐसा शो किया जाता है कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे उन्हें समझ ही नहीं है, या फिर उनका ओपिनियन, या ओपिनियन की हम बात करें, फेमिनिटी की बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, लेकिन विमेन का ओपिनियन नहीं हो सकता। अगर ओपिनियन होता है तो 101 मिलियन फॉलोअर्स के बाद भी लोग रेहाना के फादर और मदर को ढूंढते हैं और डीजे खालिद को, तो फिर वो खलीफा से रंग देते हैं, पूरे ट्विटर को शर्मिंदा कर देते हैं। तो ये एक ओपिनियन है, ये समाज में एक ये
ये मतलब एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि जो भी योग्य है वो किसी भी दल से है, किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, किसी भी सेगमेंट से है, अगर आप एम्पावर करेंगे नहीं, स्पेशली पॉलिटिकल पीपल, स्पेशली जो सत्ता में है, तो कैसे उनकी स्थिति सुदृढ़ होगी। सिर्फ आप उन्हें डिफेंड करने के लिए महिला को आगे ले आए कि लहसुन नहीं, प्याज नहीं खाती है, तो वित्त मंत्री पे कौन सवाल उठाए। तो राफेल में जब पीएम पकड़ जाते हैं तो फिर वित्त मंत्री साहिबा आ जाए। तो सिर्फ वो चीज नहीं होनी चाहिए। महिलाएं योग्य होती हैं, पुरुष के समकक्ष होती हैं, जिसे भगवान शिव ने स्वयं शक्ति स्वीकार किया तो वो स्वतः शक्तिशाली है। लेकिन हाँ, हाशिए पर है उनकी स्थिति, ये मैं समझती हूँ। और ये सिर्फ योजनाओं के क्रियान्वयन और लागू करने से नहीं होगा। समाज ये स्वीकार करे, माननीय मुख्यमंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी हो, स्वीकार करे कि चाहे वो स्नूप गेट मैटर हो, चाहे वो चिदंबरम का मैटर हो, है ना, चाहे वो एमजे अकबर का मैटर हो। अगर अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरिमा किसी की प्रतिष्ठा से ऊपर नहीं हो सकती, तो वो सराहनीय एक लाइन उन्होंने कही। जो महिला की गरिमा, जो अभी प्रिया रमानी वाले केस में एमजे अकबर साहब को कोर्ट ने कहा कि किसी की प्रतिष्ठा किसी की गरिमा से ऊपर नहीं हो सकती। तो दिस इज समथिंग व्हिच वी शुड एक्सेप्ट इट एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी। वी शुड मेक देम फील एम्पावर्ड इन आवर ओन फैमिलीज, इन आवर ओन सोसाइटी, इन आवर ओन सेगमेंट्स, इन पॉलिटिक्स, इन सोशल सर्कल्स, इन कम्युनिटीज। वैसे भी उनकी संख्या कम है, उन्हें सहयोग की आवश्यकता है। कुछ नाम बिल्कुल सुची जी, आपने कुछ नाम गिनाए, अच्छी बात है, पर उनमें 2-3 नाम अगर और आप ऐड कर लेती तो शायद ऐसा लगता कि वो बात सही है। उसमें आप कमलनाथ जी का नाम भी ऐड कर लेती, और भी आपके 2-3 लोग ऐसे हैं जो समय समय पर इस तरीके की चीजें करते रहते हैं। अलग बात है कि अपनों के नाम भी लेने चाहिए, अगर बात हो रही है तो पूरी उसमें पारदर्शिता रहे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है। तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। एक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चलना यार, रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं। अरे भाई, स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर, टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। 15? टेस्ट ड्राइव? हाँ, ले ही सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। चटपटी चाट हो या फिर हो तीखी चाउमीन, पंजाबी खाने का तड़का हो या फिर हो मुगलई खाने की खुशबू, पहाड़ी दाल का जायका हो या फिर हो दक्षिण का डोसा, बाल मिठाई की मिठास हो या हो मनपसंद रसगुल्ले की बात, किस दुकान की रेसिपी में क्या है स्वाद का राज? हम खाएंगे भी और आपको दिखाएंगे भी कहाँ क्या है खास। देखिए हमारे साथ चटोरी टीना, सिर्फ नेटवर्क 10।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज चर्चा खास में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो बजट आया उसके अंदर महिलाओं की जो भागीदारी है वो क्या है और वास्तव में महिलाओं का उत्थान कितना जरूरी है, इस पर लगातार चर्चा चल रही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें सामने आई। पारुल, अगर आप देखें तो बहुत कुछ सभी वक्ताओं ने कहा, आपने बहुत सारी चीजें सुनी भी है। एक मैं यहाँ पे अलग तरीके की अगर बात करूं, जो महिला समूह है, समूह बनाकर जो कार्य करने की जो क्षमता है शायद वो बहुत ज्यादा होती है, खासकर ऐसे कार्य जो बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो बड़ा आता है। चाहे वो लिज्जत पापड़ की आप बात कर लें, उसके अलावा अचार की बात करें, उसके अलावा मसालों की बात करें, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो समूह बनाकर कार्य होने चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी कमी हमेशा सब जगह दिखती है और उसी कारण बहुत बार जो महिलाएं हैं वो पीछे छूट जाती हैं। उसे लेकर आपकी क्या राय और क्या होना चाहिए जिससे महिलाएं इस तरीके के कार्यों में आ गए हैं जिससे कि उनकी जो स्वयं रोजगार वाली जो बात है वो अच्छे से हो सके। जी बिल्कुल सही आपने बोला। ये जो छोटे रोजगार होते हैं हम औरतों के लिए, जो कि हम घर से खुद शुरू कर सकते हैं छोटे से ग्रुप के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फीमेल्स को ऊपर लाने में, अपलिफ्ट करने में। बट इनके ऊपर ध्यान ना फीमेल देती है। आज मैं आपको खुद बताऊं, मैं लखनऊ की रहने वाली हूं, मेरे माता पिता लखनऊ से ही हैं, पैदाइश मेरी। जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। जी एक्चुअली बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं बोलिए पारुल जी, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, मैं खुद लखनऊ की रहने वाली हूँ, तो पहले जैसे हम लोग छुट्टियों में घर जाते थे तो माँ बाप हमारे बोलते थे कि बेटा घर से बाहर ज्यादा देर नहीं रहना, या भाई लोग चले जाए। बट अब जब मैं जाती हूँ और देखती हूँ कि बड़ी इजीली आजकल की लड़कियां जो हैं वहां घूम रही हैं, कर रही हैं, बहुत खुशी होती है खुद को अंदर से कि आज हम इतने सेफ हैं यहाँ पे। ये छोटे छोटे मेरी कुछ कजन्स हैं वहां पे रहते हैं, जो वो अपने घर से ही अपना बिजनेस कर रही हैं, चाहे वो कुकरी क्लासेस हो, चाहे वो कढ़ाई बुनाई का हो, वो घर से कर रही हैं। तो ये देख के बहुत खुशी होती है। ऐसे ही छोटे छोटे, अगर आज जैसे बजट आया है, इसमें घर में जो महिलाएं खुद का काम शुरू करती हैं, इसमें अगर कुछ दिया होता तो बहुत ही अच्छा होता करके। लेकिन मेरे ख्याल से इस पे भी काम करेंगे, धीरे धीरे आएगा जो बजट है उस पे हम जरूर इस पे लेके आएंगे एंड करेंगे। एमएसएमई भी करके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में घर से ही काम, ग्रुप्स में जैसे आपने बोला, छोटे ग्रुप्स के साथ शुरू करवाएंगे। नहीं, यही बात हम कर रहे हैं पारुल की। लगातार हम कह रहे हैं कि महिलाओं का उत्थान हो, तो उत्थान करने के लिए जो समूह बनाकर रोजगार देने की बात है उसकी कमी हमेशा छलकती है। बातें बहुत होती हैं, बजट बड़े बड़े आते हैं, कुछ बजट पे जैसे कि सुचि विश्वास ने बोला कि धरातल पर आकर उनकी स्थिति खराब हो जाती है। ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं और मीनाक्षी त्यागी, अगर देखें आप, इसकी कमी हमेशा से बनी हुई है। आप तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है नारी प्रगति संस्था की। अगर नारी प्रगति की बात हो तो वो प्रगति कैसे होगी? एक तो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो विचारों की जो बात होती है, हमारे यहाँ बोला जाता है कि विचार उस तरीके के हैं या मानसिकता वैसी बन गई है, क्या उसके चक्कर में हम जो अपनी संस्कृति है या जो अपनी सभ्यता है, जो हमारे संस्कार है, उसे छोड़ दें? अगर वो सब साथ में है तो उससे अलग इतर अगर हम बात करें कि नारी प्रगति की ओर कैसे जाए, तो वो मानसिकता कौन लेके आएगा, वो चीजें कौन करेगा? और जब बजट आता है तो बहुत सारी बार उस बजट के ऊपर भी सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं। मीनाक्षी जी, जैसे कि आपने बोला कि नारी प्रगति को लाने के लिए क्या करना चाहिए और किसका योगदान होना चाहिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो महिलाएं जो घर में होती हैं, जो अपने बच्चों को, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारी ही सोसाइटी में एक जो घरेलू सहायिका है, वो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि वो बाहर जो है काम करने के लिए भेजती है।
लेकिन उसके लिए वो सिर्फ छोटी एज में भेजती हैं, लेकिन उसके लिए जो शिक्षित नारियां हैं उनको आगे आकर के कुछ उन लोगों को दिशा दिखानी चाहिए कि जो महिलाएं अपने बच्चों को भेजती हैं उनको ना भेज के उनको स्कूल में भेजा जाए और उनको ऐसा काम दिया जाए जिससे कि वो आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो। उसके लिए सरकार को भी जो संस्थाएं हैं सामाजिक, जैसे कि हमारी नारी प्रगति संस्था है, इस तरह की संस्थाओं के साथ मीटिंग करके कुछ आपस में विचार विमर्श करके इस तरह का उनको पापड़ का या थैले बनाने का या सिलाई कढ़ाई का इस तरह का उनको प्रशिक्षण दिया जाए। क्योंकि अगर संस्थाएं भी करना चाहती हैं, लेकिन अगर सरकार का योगदान या सरकार का सहयोग अगर उनको नहीं मिलेगा तो वो भी कुछ हद तक करने की कोशिश करेंगी, लेकिन जब उनको सहयोग नहीं मिलेगा तो वो भी रुक जाएंगी या वो भी बैठ जाएंगी। तो उसमें समाज का और सरकार की जो भागीदारी है वो मिलकर के अगर होगी तो हम उन महिलाओं को ये जागरूकता दे सकते हैं, ये बता सकते हैं कि आपको अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आप कर सकती हैं। कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि जिनको घरों से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, तो वो घर में रह करके कैसे कार्य कर सकती हैं। तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी सामाजिक संस्थाएं जो हैं काफी करना चाहती हैं, कर भी रही हैं। अब जैसे कि मैंने ही सोचा है कि जैसे नोएडा अथॉरिटी प्लास्टिक मुक्त इस तरह के अभियान चला रही है, तो मेरे मन में विचार आया कि काफी ऐसी महिलाएं हैं जो सिलाई कढ़ाई जानती हैं, तो उनको इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाए कि वो थैले बनाएं और वो उन थैलों को नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलकर के जो है उनको दिया जाए कि भाई आप लोग थैलों को इस्तेमाल करें और प्लास्टिक को यूज ना करें। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम सब मिलकर के इस पर विचार करें तो बहुत हद तक जो है हम इसको आर्थिक जो स्थिति है महिलाओं की मजबूत कर सकते हैं। वही चीज है कि हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को जो सरकार का जो बजट आया है उसको, चाहे वो विपक्ष पक्ष हो चाहे वो कोई भी हो, हम लोगों को मिलकर के अपने महिलाओं के बारे में सोचना होगा। महिलाएं सक्षम होगी तभी देश विकास कर पाएगा। बिल्कुल, और बजट में बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं। आप भी कह रही थी मिशन शक्ति को लेकर भी एक बड़ा फोकस उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, क्या कारण लगता है आपको? देखिए, जहां तक मैं देख रही हूँ मिशन शक्ति जो शुरू किया गया था इसका काफी लाभ भी हुआ है। काफी अब जो महिलाएं रात को जाती थी वो अब थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि जैसे डीसी प्रविंदा शुक्ला जी हैं वो लोगों के साथ टच में रहती हैं। और हम लोग भी काफी कार्यशाला इस तरह की करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, जिसमें हम लोग बताते हैं महिलाओं को कि अगर आप कभी रात के अंधेरे में आप कभी अकेली हैं तो आपको 112 मिलाना है। लेकिन फिर वही बात है कि आज भी, अभी आज मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि आज भी एक महिला को दहेज के कारण जला दिया गया। तो इस तरह के जो अपराध हैं अभी भी हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए सभी जागरूक करने के लिए सिर्फ पुलिस विभाग ही नहीं, समाज का भी उतना ही योगदान जाता है। क्योंकि जो महिलाओं को जला करके मार दिया जाता है वो जिस घर में रहती हैं वहां पर भी एक महिला होती है, तो महिला ही महिला का दुश्मन होती हैं। तो ये चीज हमें खुद से भी, मिशन शक्ति हमें घर से ही स्टार्ट करनी होगी, तभी हम इन अपराधों को कम कर सकते हैं। और बिल्कुल, सबसे पहले तो स्वयं से ही आपको शुरू करना होगा। बहुत सारी चीजें हैं शबनम जी, बहुत सारी बातें हैं। सूची विश्वास ने भी बहुत कुछ सवाल उठाए हैं। अगर हम बात करें शबनम जी, एक अहम बात यह है कि जो योजनाएं आती हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए योजनाएं अभी आ रही हैं, पहले से आती रही हैं। सरकारें कोई भी हो, ठीक है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन महिलाओं को फोकस में रखा जाता है, कहीं ना कहीं केंद्र में रखा जाता है महिलाओं को। आज भी बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनका प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाता जितना वास्तव में होना चाहिए। और उसके अलावा धरातल पर पहुंचते पहुंचते कुछ योजनाएं तो दम तोड़ देती हैं। ऐसी भी बहुत सारी शिकायतें हैं। तो उसे लेकर आप क्या सोच रखते हैं, क्या कहना चाहेंगी, और कमी कहां दिखती है आपको? क्योंकि खाली किसी एक व्यक्ति के ऊपर, एक सरकार के ऊपर हम दोष दे दें वो तो हो नहीं सकता। और महिलाओं की बात है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जैसी प्रवक्ता जब आगे आकर बताएंगे तो फिर बहुत सारे लोगों के जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुलेंगे। जी देखिए प्रवीण जी, इस बात से कहीं इनकार नहीं कर सकते कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने की वजह से वो धरातल पर वो रिजल्ट नहीं दे पाता जिस मंशा से उस योजना को बनाया गया था।
लेकिन आज देखिए उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में कॉमन सर्विस सेंटर खोला गया। उत्तर प्रदेश के भी सभी जनपदों में आपको कॉमन सर्विस सेंटर मिलेगा। उस कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी और किस तरीके से इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं इसके बारे में बताया जाता है। तो अभी हमारी एक बहन जो पैनल में थी उन्होंने इस बात को कहा था कि हम कैसे पता करें, तो इसको पता करने के लिए सबसे आसान तरीका आप कॉमन सर्विस सेंटर में जाके करें। और जो भी एनजीओ हो या जो भी समाज सेवी संगठन हो या सरकारी भी संगठन जो विभाग होते हैं वो भी इसकी जागरूकता के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत रहते हैं। जैसे आपने छोटे छोटे महिलाओं के संगठन बनाने की बात कही, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है जिसमें संगठन बनाकर महिलाएं किसी भी रोजगार को शुरू करती हैं और इसमें सरकार की तरफ से इन्हें अनुदान भी मिलता है। अभी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत 10 लाख तक का ऋण महिलाओं को मिल सकता है, जो कि इस बजट में बताएगा और बगैर ब्याज के मिलेगा। तो महिलाएं अपना काम सुचारू रूप से कर सकती है। एक उत्तर प्रदेश की योजना और बहुत ही बेहतरीन है जिसमें बहुत सी महिलाएं जुड़ी हैं, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो इसके तहत भी महिलाएं अपने ही क्षेत्र में, चाहे वो पेपर के से खिलौने बनाने के हों, चाहे बांस के बर्तन बनाने के हों, जो भी उनके क्षेत्र की योजना प्रोडक्ट है उसको वो कुछ महिलाओं का संगठन बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती हैं। और हमारे प्रदेश में मैंने आपसे पहले भी कहा कि 15 लाख से ज्यादा ऐसे महिलाओं के संगठन है जिसमें वयस्क महिलाएं बहुत ज्यादा हैं। हम सोचते हैं कि इस उम्र में रोजगार शुरू करें, पर ये हमारी गलतफहमी है, जब भी करें। और इस सरकार ने तो आप देखिए सेना में जो महिलाएं हैं उनको स्थायी कमीशन की मंजूरी दी, जिसके लिए महिलाएं लंबे अरसे से सोच रही थी, क्योंकि सेना में उन्हें रिस्ट्रिक्ट रखा जाता था। और वहीं श्रमिक महिलाओं के लिए भी सलाहकार समिति बनाने का, समान वेतन समान कार्य की सलाहकार समिति बनाने का भी बजट में प्रावधान किया गया है। ये मैं मानती हूं कि समाज में आज भी बहुत सी कुरीतियां हैं और महिलाओं को एक दोयम दर्जा का माना जाता रहा, लेकिन जब जब महिलाओं के लिए योजनाएं आई, अधिकार मिला, महिलाओं ने कुछ ही समय में उसका पूरा लाभ उठाते हुए उससे आगे आ गए। इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। 33% रिजर्वेशन लोकल बॉडी इलेक्शन में था और आज आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में महिलाएं 41% लोकल बॉडी इलेक्शन में इलेक्ट होके आती हैं। तो आप देखिए कहां सरकार ने 33% दिया था, महिलाएं उससे आगे बढ़ के 41। ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप जब शुरू हुआ था तो शून्य से शुरू हुआ था, आज 15 लाख महिला संगठन खड़ी हो गई है। और मैं आपको बताती हूँ जिस तरीके से सरकार ने स्टार्टअप हो या तमाम इसमें महिलाओं को छूट दी है, काफी तरह की MSME में भी इस बार बजट में प्रावधान किया गया है कि 1000 दिन तक कोई भी लाइसेंस, किसी तरीके की पेपर की फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हर किसी को इनिशिएटिव लेने के लिए सरकार उनके मनोबल को मजबूत कर रही है। और ऐसी हमारी तमाम बहनें हैं, स्लम एरिया हो या ग्रामीण एरिया हो या रूरल एरिया, जो जिनमें काबिलियत बहुत है, बस उनको एक योजना का साथ मिलने की जरूरत है और कुछ लोगों को बूस्टअप करने की जरूरत है। तो निश्चित तौर पे मैं मानती हूं कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से इन 4.5 सालों में महिलाओं का उत्साहवर्धन किया है वो आगे बढ़ेंगी। मैंने अभ्युदय योजना की भी चर्चा की। मैं खुद उदाहरण दे रही हूं कि मेरे घर जो काम करती है उसकी बच्ची अभ्युदय योजना में करके, और वो चाहती है कि वो किसी तरीके से सेना या पुलिसिंग में आए। तो देखिए कहीं ना कहीं जो कोचिंग का पैसा नहीं दे सकते हैं उनकी बच्चियां इसमें ज्वाइन कर सकती हैं और अपनी शिक्षा को अहम योजना है। और कहीं ना कहीं शबनम जी उसकी तारीफ विपक्ष भी कर रहा है, लेकिन चिंता विपक्ष की बड़ी खास है, अपनी जगह और होनी भी चाहिए, क्योंकि उसका कार्य है ये कि धरातल पर वो कितना काम करेगी और वास्तव में क्या योजनाएं धरातल पर आकर दम तो नहीं तोड़ेगी। ये चिंताएं विपक्ष की है और होनी भी चाहिए। लेकिन शबनम जी एक सवाल और आपसे ले रहा हूं, 41% की आपने बात की कि बढ़ गई है संख्या महिलाओं की। क्या आपको नहीं लगता कि अब विधानसभा में भी 33% तो हो जाए कम से कम? कितना समर्थन करेंगे इस बात का? जी
देखिए, निश्चित तौर पे महिलाओं के इशू पे मैं हर किसी से अलग हटकर बोलती हूँ और हमेशा बोलना चाहती हूँ, क्योंकि महिलाओं को सशक्त करना मेरा एक सपना भी है। मैं चाहती हूँ कि विधानसभा के संसद में भी महिलाओं को रिजर्वेशन मिले, एक मौका मिलेगा, फिर महिलाएं मौके की मोहताज नहीं रह जाएंगी, इतना मेरा विश्वास है। और निश्चित तौर पे मैं समझती हूँ सरकार जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त कर रहे है, इस पर भी हमारी सरकार, हमारी पार्टी विचार करेगी। जी चलिए, ये आपने कम से कम समर्थन तो किया। सुचि विश्वास जी, कम से कम अब तो मुस्कुरा दीजिए। कम से कम आप देखिए, लगातार सब कह रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी विधानसभा में बढ़ जाए, 33 ही हो जाए, 41 ना सही। तो कितना समर्थन आप करती हैं इस बात को? फिर मैं डॉक्टर दिव्या के पास जाऊंगा। जी सुचि जी, क्योंकि पार्टियां विपक्ष में आप ही की हैं, तो पक्ष और विपक्ष अगर मिलके चाहें तो देखिए, आप लोगों का एक बड़ा तबका आज बैठा है, 6 महिलाएं हैं, तो पूरी मात्र शक्ति दिख रही है। जी क्या कहेंगे आप सुचि जी? जी मैं बिल्कुल पूरा मैं समर्थन करती हूँ। महिलाओं को मजबूती देनी चाहिए और ये सभी दलों का नैतिक कर्तव्य है। एक स्वरूप में एक महिला जितनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर होती है, जिस तरह वो घर चलाती है, जिस तरह वो अपनी कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करती है, तो एक महिला तो एक परिवार की प्रथम शिक्षिका होती है। तो अगर उन्हें नीति निर्धारण में, समाज में, राजनीति में बराबर का स्थान मिले, तो मुझे लगता है कि बजट देश का हो या प्रदेश का हो या घर का हो या जिले का हो, वो महिलाओं से अच्छा कोई नहीं मैनेज कर सकता। लेकिन ये समझना चाहिए कि वो सिर्फ डेकोरेटिव नहीं है या सिर्फ वो एक सेगमेंट तक सीमित रखने के लिए नहीं है। वो इंटेलेक्चुअल है, उनके पास विजडम है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास इच्छा शक्ति है, अच्छा करने की नीयत है, मंशा है। लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटीज जब तक नहीं मिलेंगी। अभी मैं सुन रही थी, मेरी एक साथी ने कहा कि हमें इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, राजनीति क्यों नहीं करनी चाहिए? 100% करनी चाहिए। हमारा अधिकार है, हम पूछे कि भाई 800 रुपए का सिलेंडर क्यों है। हमें पूछे कि 100 रुपए का जो तेल हम डलवा रहे हैं, जब हमारी आय के साधन नहीं है, हम ये पूछे कि हमारी थाली में जो ये टमाटर है, जो ये प्याज है, ये जो दालें हैं, इनकी कीमत इतनी क्यों है। हमें बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि बिहार में 16 रुपए में मसूर पड़ी है, लोगों के खेत में आदमी खरीद नहीं पा रहा है। हमें पूछना चाहिए, अधिकार है ये। तो ये राजनीति नहीं है, ये जागरूकता है। और ये जागरूकता है, यही बाकी लोगों में स्प्रेड होगी तो हम एक बेहतर समाज और मजबूत देश का निर्माण करेंगे। और ये आवश्यकता है। सिर्फ एक माउथ पीस होना, सिर्फ एक स्पीकर होना, सिर्फ एक बेहतर ओरेटर होना, सिर्फ एक, मैंने कहा ना कि सिर्फ एक तबके तक सीमित रहना, ये तो नहीं मेरी दृष्टि से सही है। हमें जिज्ञासु होना चाहिए, हमें सामर्थ्यवान होना चाहिए, हमें आगे बढ़कर प्रतिनिधित्व करना चाहिए, और हमें जो भी आता है या जो भी हमें जानकारी है, उसे हमें दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। ये मेरा स्पष्ट मानना है। और बजट को लेके भी मेरा कहना सिर्फ इतना है कि सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। मुझे इस बात पर संदेह है, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि सरकार इन घोषणाओं का धरातल पर क्रियान्वयन कैसे करेगी। है ना, ग्लोरीफाई किया कि मिशन दुराचारी है, मिशन पोस्टर है, मिशन पिंक बूथ है। तो सिर्फ प्रेस इवेंट करने से, सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस करने से, सिर्फ ब्रांडिंग करने से, सिर्फ मुख्यमंत्री जी का फोटो उस योजना के साथ अखबार में छाप देने से ये योजनाएं धरातल पर नहीं जाती। आपने सिर्फ दिहाड़ी का जिक्र किया, बराबरी दिहाड़ी का बजट में जिक्र है, तो मैंने पूछा कि सोनभद्र में जो ये घटना है, महिलाओं को उनके वेतन के लिए ठेकेदार उनका शोषण करते हैं, तो संज्ञान में क्यों नहीं है? जी मैं जवाब देना चाहती हूँ कि निश्चित तौर पे महिलाओं को किसी पद पे बैठा के डेकोरेटिव पोस्ट नहीं देना चाहिए, इस बात को मैं मानती हूँ। जैसे कि मैं अगर नाम लूं तो राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी एक डेकोरेटिव पोस्ट पे बैठी थी, लेकिन उसके ठीक विपरीत अगर देखिए तो एनडीए सरकार में चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे कपड़ा मंत्रालय की मंत्री हो, तमाम मंत्रियों को जिस तरीके से पार दिया गया और जिस तरीके से उन्होंने अपनी काबिलियत को आज देश के सामने रखा है, ये एक मजबूत उदाहरण है। इतने बड़े समय से हमारा देश आजाद रहा, पर आज तक अगर फुल फ्लेज विदेश मंत्री का भी चार्ज देखा जाए तो किसी महिला को नहीं दिया गया था। जिस तरीके से महिलाओं की काबिलियत पे विश्वास हमारी सरकार ने किया है, ये कहीं डेकोरेटिव पोस्ट नहीं दिया, उन्हें वो अहम जिम्मा दिया जिसकी सानी शायद पुरुष भी समझने लगे होंगे कि हाँ, ये महिलाएं कितनी मजबूती से विदेश और वित्त मंत्रालय चला रही है। बोलिए, शबनम जी ने कुछ चीजें बताई आपको। और हाँ,
देखिए, अगर महिलाएं डेकोरेटिव नहीं है तो वित्त मंत्री साहिबा को ये बताने की जरूरत क्या है कि इकोनॉमी की हालत ओला उबर की वजह से खराब है और वो लहसुन प्याज नहीं खाती और राफेल में कोई दलाली नहीं हुई है। जीडीपी की दुर्दशा और अर्थव्यवस्था पाताल लोक में हम आंखों से देख सकते हैं। दूसरा, विदेश मंत्री श्री सुषमा स्वराज जी का आपने जिक्र किया, अगर मछुआरों की समस्याएं और ट्विटर के मसलों को सॉल्व करने को छोड़ दिया जाए तो प्रधानमंत्री जी ने विदेश मंत्री श्री सुषमा स्वराज जी को क्या करने दिया? तो डेकोरेटिव कहने का मेरा मतलब है कि सिर्फ वो डिफेंड करने के लिए। जब राहुल जी बोले तो स्मृति ईरानी जी माउथ पीस की तरह बाहर आ जाती हैं। इसके अतिरिक्त उनकी क्या उपयोगिता है कि उन्हें गांधी परिवार को बदनाम करना है? मैंने ये कहा कि सूची जी, इससे बड़ी क्या उपयोगिता रहेगी कि आप ही के अध्यक्ष को हरा के वो आई हैं? ये तो आपको मानना चाहिए कहीं ना कहीं। सूची जी एक बात बताइए, आप खुद ये बताइए, क्या ये उपलब्धि नहीं है कि वो जहां से जीत के आई है, क्या ये उपलब्धि नहीं है उनके लिए? यही तो अंतर है कि कोई महिला चलिए, अगर कोई किसी ने मेहनत की है और किसी ने कहीं ना कहीं लोगों का दिल जीता तो उसे मानना भी चाहिए, और खासकर अगर महिला है तो खासकर मान लेना चाहिए कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक सम्मान झलका और उन्होंने दिल से उसे लिया। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। चलिए डॉक्टर दिव्या जी, बहुत बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि लगातार उस पर अगर बात की जाए तो वो भी कम पड़ती है, लेकिन अगर आप देखें डॉक्टर दिव्या, एक बात हमेशा ही रही है, इसकी बात को सभी लोग मानते भी हैं कि जो मुख्य धारा की जो हम कहेंगे जगह है, जैसे वाइस चांसलर हो, डीएम हो, एसएसपी हो या कोई ऐसा और पद हो, उस पद पर महिला को लाने के लिए कहीं भी जहां महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट वीवीआईपी शब्द लगता है वहां महिलाओं को लाने में सरकारें हिचकती हैं। तो वो हिचक क्यों और उसे आप कैसे देखती हैं और क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी आपकी एग्री नहीं करती कि वो हिचक है। हिचक अगर होती तो शायद हम जैसी महिलाएं ना होती। आपने बहुत सारे सांसद देखे हैं जो महिला हैं और अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। हमने इंदिरा गांधी का एक एग्जाम्पल है, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे ये हो। हमें उमा भारती का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ पे जो मिनिस्टर्स रहे हैं, बहुत सारी एक फेरी लिस्ट है हमारे पास कि जिसके बारे में बात करिए, स्मृति ईरानी जी का है। तो ये बात तो नहीं है, बट हाँ ये बात है कि हम नारी को स्टार्टिंग से ही एक नींव ऐसी दें जिससे वो आगे काम कर सके। और ये बजट मुझे कहीं ना कहीं मैंने इसको देखा है और मैंने शिक्षा की जगह से ही देखा है कि उस दिशा से देखा है कि ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कि जिनके पास पैसा नहीं है, हमने उनके लिए अटल आवासीय योजना के लिए तहत वो काम करने की कोशिश करी। एक अच्छा खासा बजट है महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं के लिए पढ़ाई के लिए, और इसके साथ ये भी बल दिया जा रहा है कि आप श्रम में भी काम करिए। तो पॉजिटिविटी तो रहनी बहुत जरूरी है। और जहां तक सब लोगों ने बोला कि धरातल पे आते आते वो चीजें खत्म हो जाती है, तो उसका रीजन सिर्फ यही है कि जो योजनाएं बनती हैं, जो समाज में योजनाएं बनती है, जो भी हमारी सरकारें योजनाएं बनाती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम ये आती है कि ब्रिजिंग की प्रॉब्लम है। जैसे एमएसएमई की बहुत सारी योजनाएं, पर उन औरतों को कौन बताएगा जो पढ़ी लिखी नहीं है। तो वहां पे हमारी जैसी वो उनकी एनजीओ का काम आता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एनजीओ का जो भी है वो इस तरीके से करें कि आपकी जो महिला हैं, जो एक स्तर पे हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, एक तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। ये सर्व शिक्षा अभियान हर एक सरकार का एक रहा है कि इस कदम में वो आगे बढ़े, तो आगे भी यही चलता रहे। साथ में एक रोजगार, और आप देखिए जितने भी क्राइम हो गए वो वहीं से क्राइम स्टार्ट होते हैं और वहीं पे शुरू होते हैं जहां पर महिलाएं थोड़ी भी जिसे कहते हैं ना डिपेंडेंसी आ जाती है। तो अगर महिला पढ़ेगी तो एक सशक्त समाज का हम निर्माण कर पाएंगे, और साथ में ये भी होगा कि हम एक अच्छा समाज को देख पाएंगे जहां पर जैसे अगर क्राइम कम है जहां पे, तो यहाँ पे चारों वर्टिकल्स पे इस योगी सरकार ने एक अच्छा जिसे कहते हैं ना एक अच्छा इन्होंने एक आरंभ किया है। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होता तो कम से कम एक पॉजिटिविटी के साथ चले तो सही इसके साथ। तो मेरा ये मानना है कि हम पॉजिटिविटी के साथ चलें, और साथ में ऐसा नहीं है कि महिलाओं को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बट ये है कि महिलाओं को एक अपने आप को जिसे कहते हैं ना कि दिखाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए भी तो करना पड़ेगा ना। तो वहां पर योगदान वहां पे एक शैक्षणिक संस्थाओं का आता है, माँ बापों का आता है, और वहां लोगों का आता है जो उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करे। नहीं, चलिए बिल्कुल, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, कहीं ना कहीं जो बजट है वो आशा लेके आया है, और महिलाओं के लिए खासकर बहुत सारी इसमें हम कहेंगे आशाएं हैं, और उनको बहुत सारे रास्ते भी इससे खुलेंगे। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
यूपी सरकार ने आज अपने इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। इस बजट में जहां समाज के सभी वर्गों को साधने की कोशिश हुई है, वहीं आकर्षक योजनाओं का अंबार है। कृषि, महिला उत्थान, पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा, हर क्षेत्र पर बजट में उदारता दिखी है। आज जिस तरीके की बातें लगातार हो रही थी कि अब की बार बजट कुछ खास रहेगा, विशेष रहेगा, क्योंकि अंतिम बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का, तो ये दिखा। और अब जरूरत है कि ये धरातल पर कितना काम करेगा और उसका इंपैक्ट कितना आएगा, ये भी आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। आज चर्चा खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।